हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MB नर्सिंग इन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक ECT के बारे में। ECT एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, और जो मेडिकल पर्सन है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और ख़ास बात करूँ नर्सिंग से रिलेटेड, तो नर्सिंग में इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम ECT को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्ट फर्स्ट में हम ECT की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ECT को इंट्रोड्यूस ह्यूगो सैलटी एंड लुसिनो बेनी ने 1938 में किया था। और एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि ECT मेंटल इलनेस में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे किया जाता है, जो कि रॉन्ग है। फ्रेंड्स, कभी भी ECT फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में नहीं काउंट होती है। जब भी कोई मेंटल इलनेस वाला पेशेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आता है तो पहले उसको मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यदि 1 महीने के बाद यदि मेडिसिन का असर उस पर नहीं आ रहा है तो हम ECT के लिए जाते हैं। अब बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या मीनिंग है ECT का। तो दोस्तों, ECT एक इलेक्ट्रिक थेरेपी या मैकेनिकल थेरेपी है जो पेनलेस फॉर्म होती है। इसमें जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, और इन इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट टेम्पोरल रीजन में किया जाता है। और ये क्यों करते हैं? तो कन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। फिर हम बात करें ECT का प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे। तो इस बाईलेटरल जो ECT होती है दोस्तों, यूनिलेटरल और बाईलेटरल ECT के टाइप होते हैं। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली बाईलेटरल ECT का प्रयोग किया जाता है, और जो बाईलेटरल ECT होती है उसमें इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है वो बाई टेम्पोरल रीजन में किया जाता है। साथ में हमने बात की कि इसमें करंट दिया जाता है। तो हम बात करें कि करंट की अमाउंट कितनी होती है और कितनी देर के लिए हम करंट देते हैं। तो दोस्तों, यदि वोल्टेज में बात करें तो 70 से 130 वोल्टेज होता है, और यदि एग्जैक्ट बात करें कि कितना देते हैं तो 110 वोल्टेज होता है। इसी प्रकार यदि मिली एम्पियर में बोला जाए तो 200 से 1600 मिली एम्पियर, या फिर एग्जैक्ट बताएं तो 800 मिली एम्पियर करंट यूज़ में लेते हैं। और इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 0.6 to 1 सेकेंड या लेस देन 1 सेकेंड के लिए इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब बटन को ऑन ऑफ करना होता है। फिर हम अगले पार्ट में बात कर रहे हैं टेक्निक्स या मेथड ऑफ ECT। दोस्तों, टेक्निक्स के बेसिस पे ECT को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है डायरेक्ट ECT, एक होती है इनडायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT में क्या करते हैं, पेशेंट होता है उसको 4 to 6 आवर NBM रखते हैं, फिर एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। एट्रोपिन सल्फेट क्यों लगाते हैं? सलाइवरी सिक्रेशन को कम करने से। इससे क्या होगा, जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो कम हो जाएगी। उसके बाद उसमें डायरेक्ट ECT करते हैं। यह है इस डायरेक्ट ECT की टेक्निक। फिर हम बात करें इनडायरेक्ट ECT, तो इसमें 4 to 6 आवर NBM तो रखते ही हैं, उसके बाद उसको एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। सेम पर्पज़ यहाँ पर भी वही है कि सलाइवरी सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिससे जो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है वो कम हो जाती है। और उसके बाद हम एनेस्थेसिया एजेंट लगाते हैं। ये मैं बात करूँगा कि एनेस्थेसिया एजेंट क्यों लगाते हैं। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट लगाते हैं, और उसके बाद ऑटो इनहेलेशन करवाते हैं, और उसके बाद ECT करते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की कि एनेस्थेसिया एजेंट क्यों लगाते हैं। एनेस्थेसिया एजेंट में थियोपेंटोन, सोडियम या प्रोपोफोल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि एनेस्थेसिया क्यों ज़रूरी है, तो जनरल सी थिंक है, यदि किसी भी पर्सन को बोला जाएगा कि आपको ECT लगने वाली है
आपको करंट देने वाले हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसको एंजाइटी होगी और वो आसानी से इस प्रोसीजर को नहीं करवाएगा। तो एंजाइटी को रिलीज करने के लिए उसे एनेस्थीसिया एजेंट दिया जाता है, जिससे वह अनकॉन्शियस में चला जाता है और उसके बाद हम ईसीटी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। अगला हमने बात किया मसल रिलैक्सेंट की, जिसमें सक्सिनाइल कोलिन होता है 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मसल रिलैक्सेंट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमने मीनिंग में बात किया था कि उसमें कन्वर्जन प्रोड्यूस करेंगे। तो यदि कन्वर्जन प्रोड्यूस करेंगे तो यदि मसल रिलैक्स नहीं होगी तो वहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होता है, तो उसके लिए हम मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं। फिर हम बात करें कि ऑटो इनहेलेशन क्यों करते हैं, तो ईसीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया, और इसके कारण का पता लगाया गया तो पाया गया कि जब हम ईसीटी देते हैं तो ब्रेन में हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ टाइम के लिए ब्रेन में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। तो इसे कम करने के लिए, कन्फ्यूज़न या अमनेसिया को कम करने के लिए हम ऑटो इनहेलेशन करते हैं। इसी प्रकार हम बात कर लिए एक एक तरह के पर्पज़ की, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट्रोपिन सल्फेट डिक्रीज सलाइवरी सिक्रेशन के लिए करते हैं, जो मुंह में सिक्रेशन होते हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, जिससे क्या होगा, जो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है वो कम हो जाएगी। एनेस्थेटिक एजेंट क्यों काम में लेते हैं, प्री ट्रीटमेंट एंजाइटी को कम करने के लिए। फिर हमने बात की थी मसल रिलैक्सेंट में सक्सिनिल कोलिन की, तो सक्सिनिल कोलिन का यूज़ हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम करने के लिए देते हैं। और ऑटो इनहेलेशन हाइपोक्सिया इन ब्रेन या कन्फ्यूजन को कम करने के लिए हम ऑटो इनहेलेशन करवाते हैं। दोस्तों, इनडायरेक्ट ईसीटी का जो टेक्निक होती है वो इम्पोर्टेंट है, आपको इसी क्रम में याद रखना, काफ़ी बार पूछी भी जाती है। साथ में जो ये ड्रग्स देते हैं इनका पर्पज़ भी पूछा जाता है कि सक्सिनिल कोलिन क्यों एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या फिर पूछ लेंगे प्रोपोफोल क्यों एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या पर्पज़ है इसके पीछे। तो ये इसका बेसिक सा पर्पज़ था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ईसीटी की। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में बाइलेटरल, वही टाइप है यहाँ पर भी। तो ईसीटी 2 टाइप की होती है, एक तो यूनिलेटरल ईसीटी और एक बाइलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल में दोस्तों जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक ही तरफ करते हैं, और वो करते हैं जो पर्सन होता है उसके नॉन डोमिनेंट एरिया पे। और इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट होता है वो एक तो होता है टेम्पोरल रीजन पे और एक होता है बाइपेराइटल रीजन पे। तो दोस्तों, टेम्पोरल रीजन का हम कैसे प्लेसमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक मेजरमेंट होता है कि जो अपना आई का आउटर कैंथस से वहाँ से लेकर टर्गस ऑफ ईयर तक एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, उससे 3 सेंटीमीटर अबव हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। तो वो तो टेम्पोरल रीजन हो गया। फिर जो अपना पेराइटल सुचर है वहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। और बाइलेटरल ईसीटी में हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट दोनों टेम्पोरल रीजन पे करते हैं। ये मॉडिफाइड ईसीटी होती है और ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली ईसीटी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ईसीटी के इंडिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, ईसीटी के इंडिकेशन की बात करें तो मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। सिजोफ्रेनिया में भी बात करें तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में हम ईसीटी का यूज़ करते हैं। या फिर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जैसे मेनिया या डिप्रेशन हो गया, उसमें भी हम ईसीटी का यूज़ करते हैं। साथ में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है या पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम ईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इंक्रीज आईसीपी वाले केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।
साथ में यदि कोई बॉडी में मैकेनिकल इम्प्लांट किया हो, प्रोस्थेसिस वगैरह, तो वहाँ पर भी प्रयोग में नहीं लेते। यदि रिसेंट स्ट्रोक की या सेरिब्रल एनेरिज्म की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भी नहीं लेते। साथ में कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और निमोनिया जैसी प्रॉब्लम में भी हम ईसीटी का यूज़ नहीं करते हैं। और रेटिना डिटैचमेंट और साथ में यदि कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, सीआईडी जैसे कंडक्टिव हार्ट डिजीज़ या कोई भी कंडक्टिव अबनॉर्मलिटी है, तो उस केस में भी हम ईसीटी को काम में नहीं लेते। अब अगले पार्ट में हम चलते हैं, तो वहाँ पे बात करेंगे कि ईसीटी कौन कौन से पेशेंट में इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो जो ऑल टाइप के न्यूरोसिस होते हैं उनमें ईसीटी इफेक्ट नहीं करती है। साथ में जो साइको अब्यूज सब्सटेंस वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी ईसीटी का कोई रोल नहीं होता है। साथ में जो क्रोनिक सिजोफ्रेनिया है या फिर हेपेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया, उसमें भी ईसीटी का इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। साथ में जो न्यूरोटिक डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं उनमें भी ईसीटी का कोई ख़ास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम ईसीटी का इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम बात करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है ईसीटी की और कितने नंबर में देनी चाहिए। तो दोस्तों 2 से 3 ईसीटी पर वीक दी जाती है। और यदि हम बात करें नंबर की तो नॉर्मली 6 to 12 ईसीटी दी जाती है। और यदि मैक्सिमम की बात करें तो हम अप टू 25 ईसीटी दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सबसे पहले है रेट्रोग्रेड अमनेसिया या कन्फ्यूज़न। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाव नहीं हुआ है तो यहाँ पे चांस है गलत होने के, क्योंकि हम आइडिया लगाते हैं कि इसमें कन्वर्जन आएंगे तो फ्रैक्चर के चांस होते हैं। दोस्तों फ्रैक्चर के चांस ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेट्रोग्रेड अमनेसिया होगा। साथ में हेडेक, नोजिया देखने को मिल सकता है या फिर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ जॉ देखने को मिल सकता है। और इसकी यदि डेथ रेट की बात करें तो ईसीटी में डेथ रेट बहुत कम होती है, 4 डेथ पर लाख होती है। दोस्तों यदि 1 लाख पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं तो उसमें ओनली 4 पेशेंट की डेथ देखने को मिलती है। तो इसमें डेथ रेट बहुत कम है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो दोस्तों एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो तो अननोन है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो डाइसिफ्लावन है और लिम्बिक सिस्टम है उसकी जो कोर्टिकोलैमाइन पाथवे है उसमें अफेक्ट करता है और इससे ये हाइपोथैलेमस को भी इन्वॉल्व कर लेता है। ये इसके कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं दोस्तों। अब जनरल से क्वेश्चन है कि यदि हमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ईसीटी किन को लगती है, मेल को या फीमेल को, तो दोस्तों कन्फ्यूजन होने की या रॉन्ग होने की संभावना यहाँ पर भी ज़्यादा है, क्योंकि हम मूवी वगैरह में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा केस ईसीटी के मेल पेशेंट को दिखाया जाता है, जबकि दोस्तों ये गलत है। 70% फीमेल ईसीटी पेशेंट होती है और इसका जो रिजल्ट है वो हमें ऐसे नहीं है कि तुरंत देखने को मिल जाएगा, 2 वीक के बाद में ईसीटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था कुछ ईसीटी से इम्पोर्टेंट नॉलेज जो आपको होना चाहिए था। इसमें मैंने कुछ खास पॉइंटों को हाईलाइट किया है, जैसे कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, कॉम्प्लिकेशन को। अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेट्रोग्रेड अमनेसिया या कन्फ्यूजन है। इसके करंट की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज में करंट होता है वो तो 70 से 130 होता है। एग्जैक्ट यदि पूछ ले तो आपको 110 बताना है। यदि मिली एम्पियर में पूछ ले तो 200 से 1600 बताना है दोस्तों। और यदि एग्जैक्ट पूछे तो 800 मिली एम्पियर बताना है। फिर हमने इसकी टेक्निक्स की बात की, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि इसकी जो इनडायरेक्ट ईसीटी होती है उसकी टेक्निक क्या होती है, तो इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, फिर जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं उसके पर्पज़ क्या होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर से भी और जनरल लाइफ में भी अपन को पता होना चाहिए कि ईसीटी क्या होती है, इसके क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसका इफेक्ट किन केस में नहीं देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू दोस्तों।